हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग क्या पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग। और केमिकल बॉन्डिंग में भी पिछले क्लास में हम लोग क्या खत्म किए थे, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है। और लास्ट क्लास में हम लोग लास्ट पॉइंट जो उसका ये देखे थे और पढ़े थे क्या कि आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करता। ठीक है। आइसोमेरिज्म कौन शो करते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड। साथ ही साथ हम उसका आपको एग्जांपल भी दे करके समझाए थे कि आइसोमेरिज्म किसको कहते हैं। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है, लेकिन इन जनरल वे में कहें तो स्ट्रक्चरल फार्मूला उसका क्या होता है, डिफरेंट होता है। साथ ही साथ इसका एक बहुत ही ब्रॉड जो है आइसोमेरिज्म हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। पूरा एक चैप्टर ही उसके बारे में, आइसोमेरिज्म के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। सो डायरेक्शनल एंड नॉन डायरेक्शनल ये सारा कुछ हम लोग देख चुके थे। लेकिन एक बात और, एक पॉइंट और आपको बताना था कि जो आइसोमेरिज्म जो आपका आयोनिक कंपाउंड जो होता है वो आइसोमेरिज्म को शो नहीं करते हैं, लेकिन आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं। अब ये आइसोमॉर्फिज्म क्या है वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग कि पॉइंट क्या था और कहां से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। तो एक चीज पहले उसमें मेंशन करेंगे। ठीक है। क्या बेटा मेंशन करेंगे कि आयोनिक कंपाउंड डू नॉट शो। ठीक है। नोट करके ही लिख दे, नोट करके ही लिख दे कि आयोनिक कंपाउंड्स, ठीक है, डू नॉट शो आइसोमेरिज्म, बट इट विल शो, क्या क्या शो करेगा ये? यस, आइसोमॉर्फिज्म। ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म को ये शो करता है। तो बेटा ये आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है? क्या होता है आइसोमॉर्फिज्म? आइसोमेरिज्म तो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, लेकिन स्ट्रक्चर उसके क्या हो जाते हैं, डिफरेंट डिफरेंट हो जाते हैं। लेकिन ये आइसोमॉर्फिज्म क्या चीज है? तो आइसोमॉर्फिज्म के पहले, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म से पहले हम आपको एक टर्म समझाएंगे, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। मॉर्फ का मतलब हम क्या बताए थे, उसका रूप। ठीक है। एमॉर्फस जैसे समझाए थे, तो एमॉर्फस के बारे में बोले थे ए मतलब डिफरेंट, ठीक है, अलग, और मॉर्फस का मतलब क्या हो जाएगा, रूप। यानी कि एक तरह से ए का मतलब हम आपको क्या बोले थे कि एकदम जो नहीं मैच करने वाला है एक तरह से। ठीक है। तो वो आपका क्या हो गया था, एमॉर्फस। और क्रिस्टलाइन में क्या हम बोले थे कि एकदम क्रिस्टल, यानी कि एक ऑर्डर्ड वे में होता है। जैसे हम लोग NaCl का स्ट्रक्चर, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर भी हम लोग देखे थे, 3 डायमेंशनली स्ट्रक्चर, जिसमें NaCl 3 डायमेंशनली किस तरीके से अरेंज था वो चीज हम लोग देखे थे। और ये भी बताए थे एक Cl आयन के चारों तरफ जो होते हैं वो Na+ आयन जुड़े हुए रहते हैं, यानी कि एक Cl आयन से 6 Na+ एटम जो है, आयन जो है वो क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। और एक Na+ से यदि हम बात करें तो 6 Cl- आयन जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है। तो आइए पहले देखते हैं यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म से पहले क्या बताए हम, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है। क्या एक टर्म आया आपके सामने, पॉलीमॉर्फिज्म। तो बेटा पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है कि यदि एक कंपाउंड है, एक कोई क्रिस्टल, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड की ही हम बात कर रहे हैं, उसके एक से ज्यादा स्ट्रक्चर देखने को यदि आपको मिले, एक से ज्यादा टाइप के लैटिस यदि आपको देखने को मिले, लैटिस स्ट्रक्चर तो हम नहीं कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते? हाँ, लैटिस के स्ट्रक्चर हम कह सकते हैं, क्योंकि आयोनिक कंपाउंड का कोई एक डायरेक्शनल होता नहीं है, उसका कोई एक फिक्स बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल टाइप का कोई चीज उसमें होता नहीं है। ठीक है। क्योंकि पहले पिछले क्लास में सारा कुछ ये डिटेल में बता चुके हैं। अब तो कहने का मतलब ये है कि यदि आप पीरियोडिक टेबल खरीदे होंगे, ठीक है, एकदम जो लेटेस्ट होंगे, तो उसमें आप ये भी देखते होंगे कि छोटा छोटा जो नीचे है, सिंबल के नीचे में वो उसका लिखता है CCP स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर। ठीक है। उसके बाद हो सकता है लिख दे BCC स्ट्रक्चर। तो BCC स्ट्रक्चर, HCP स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद क्या बोलते हैं, सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, वो बेटा उसका लैटिस का स्ट्रक्चर है। आपको NaCl वाला स्ट्रक्चर यदि याद है 3 डायमेंशनली, तो उसी तरीके से, ठीक है, उसी तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है आयंस का। ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट हो सकता है आयंस का। तो डिफरेंट डिफरेंट अरेंजमेंट में उसका डिफरेंट डिफरेंट नाम हो जाता है। आ रहा बात समझ में? जैसे कि FCC, जैसे कि BCC। यदि हम आपको एक रफ आइडिया दें किसके बारे में, HCP के बारे, BCC के बारे में, जिसको हम लोग बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल भी कहते हैं। लेकिन उससे पहले यदि हम ये आपको लिखवा दें और फिर इसका जब एग्जांपल हम दे रहे हैं उस समय हम आपको समझाते हैं इसको। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है बेटा, कंपाउंड इज सेड टू बी, ठीक है, ए कंपाउंड
इज said to be, ठीक है, कंपाउंड इज said to be exhibit the phenomena, ठीक है, exhibit the phenomena, ठीक है, exhibit the phenomena of polymorphism, ठीक है, polymorphism when same compound shows more than one type of crystal structure, more than one type of crystal structure, ठीक है, shows more than one type of crystal structure, यानी कि वो कंपाउंड एक ही है लेकिन एक से ज्यादा टाइप का क्रिस्टल स्ट्रक्चर यदि शो करता हो तो उसको हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं। आपका एक वेल नोन एग्जांपल हम लोग देते हैं, हम आपको देते हैं जैसे कि ZnS जिंक सल्फाइड, ठीक है, ये दो टाइप का होता है, यानी कि दो इसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिलते हैं, ठीक है। वैसे तो कई सारे हैं और ये सारा बेसिकली किससे रिलेटेड है, फिर से हम बात बता रहे हैं सॉलिड स्टेट से, ठीक है। घूम फिर के कौन सा चैप्टर आ जा रहा है, सॉलिड स्टेट। हालांकि उतना हम डेप्थ में जा नहीं रहे क्योंकि यहाँ पे जरूरत है तो उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट से हम आपको समझा भी रहे हैं कि वो चीज क्या होता है, ठीक है। तो ZnS में दो टाइप के आपको मिल जाते हैं, जिसको हम एक को कहते हैं जिंक ब्लेंड, एक का नाम है बेटा आपका जिंक ब्लेंड, और एक को हम लोग कहते हैं बुर्जाइट, ठीक है, क्या बोलते हैं, बुर्जाइट, ठीक है। एक का नाम क्या है, एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, एक टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को जिंक ब्लेंड कहते हैं और एक टाइप के क्रिस्टल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं, बुर्जाइट कहते हैं, ठीक है। जिंक ब्लेंड में जो S-2, क्योंकि ZnS किससे बेटा बना है, Zn+2 से और S-2 से, ठीक है, अनेक कंपाउंड है ये। तो ये क्या हो गया बेटा, ये जो S-2 जो रहता है वो CCP टाइप का स्ट्रक्चर, यानी एक तरह से FCC स्ट्रक्चर जो है वो बनाया हुआ रहता है, उसका अरेंजमेंट FCC टाइप का होता है। और Zn+2 आयन जो होता है वो आपका 50% ऑफ, ठीक है, टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। कितना परसेंट, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। और यदि हम बुर्जाइट की बात करें, सब अभी ये बता रहे हैं, ठीक है, बुर्जाइट की बात करें तो S-2 आयन जो रहता है आपका वो HCP हेक्सागोनल क्लोज्ड पैकिंग इसको कहते हैं, और HCC बेटा क्या हो जाएगा आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है। और S-2 HCP का अरेंजमेंट करता है और Zn+2 यहाँ भी 50%, ठीक है, 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट रहता है। अब हम बस आपको एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, हम फील दिलवाने के लिए हम कह रहे हैं ये FCC क्या होता है। अब ऐसा समझिए, एक क्यूब, चूंकि यहाँ आपको याद होगा NaCl के लिए भी हम एक क्यूब बनाए थे, तो आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं उस कमरे को ही एक क्यूब मान लीजिए, ठीक है, उस कमरे में ही क्यूब मानिए। और FCC का मतलब होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक, ठीक है, फेस सेंटर्ड, यानी कि फेस पर क्या होता है बेटा, फेस पर आपका क्या होता है, एटम्स होते हैं। तो अरेंजमेंट किस प्रकार से होगा, तो अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार से होगा कि चारों कॉर्नर पे, 4 कॉर्नर नहीं 8 कॉर्नर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आपके कमरे के 8 कॉर्नर पे क्या रहेंगे बेटा, एटम, जैसे NaCl वाला बनाए थे, ठीक है। 8 कॉर्नर पे क्या रहेंगे, एटम, और साथ ही साथ उसके फेस पे, जैसे ये वाला हम बोर्ड पूरा मान ले एक फेस, तो उसके फेस पे यानी कि एकदम बीचों बीच, यानी ये हम पूरा माने तो बीचों बीच जो है वो क्या रहेगा, एक एटम रहेगा, एक और आयन जो है यहाँ पे रहेगा, और वो आयन कौन सा बेटा रहेगा, S-2 का, S-2 वाला आयन रहेगा, यानी कि कहाँ कहाँ रहेगा, एक तो 8 कॉर्नर पे, रूम के 8 कॉर्नर पे रहेगा, इमेजिन करना है, इमेजिनेशन का पूरा खेल है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या रहेगा, फेस पर, फेस पे रहेगा, तो एक तरह से ये बोर्ड माने दीवार पे जो है बोर्ड लगा हुआ वो, तो आधा अंदर की तरफ रहेगा और आधा बाहर की तरफ रहेगा, इमेजिन कर पा रहे हैं। तो उसी प्रकार से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो उसी तरह से डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं डिफरेंट अरेंजमेंट से। आ रहा बात समझ में, क्लियर हो रहा है। तो वो चीज तो हम लोग सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे बात है कि पॉलीमॉर्फिज्म किसको कहते हैं बेटा, तो पॉलीमॉर्फिज्म जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करने वाले कंपाउंड को ही क्या बोलते हैं बेटा, हम लोग पॉलीमॉर्फिज्म कहते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हम लिए ZnS का, और ये बेटा क्या है आपका आयोनिक है,
क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, जिसमें एक जो होता है एक को जिंक ब्लेंड कहते हैं और एक को बोरोजाइट कहते हैं। जिंक ब्लेंड में H2- जो होता है वो FCC टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है और इसमें H2- HCP हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, बस नाम याद रखना है आपको, ठीक है, उसके तरह ये शो करता है। और Zn+2 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड, वॉइड कहने का मतलब जो खाली जगह। अब आपको हम कल ही एक एग्जांपल की तरह से बताए थे कि 4 एटम ले लीजिए या 4 बॉल ले लीजिए, चारों बॉल को आपस में चिपका दीजिए, ठीक है, दो आपका कहाँ रखना है, 8 लेना है, ठीक है, तो 1 2 3 4 आप नीचे लेयर में रखिए और 4 जस्ट उसके ऊपर लेयर पे रख दीजिए, ठीक है। तो भी आठों को एक साथ रखने के बाद भी बीच में जो है कुछ ना कुछ जगह बच जाएगा, उसी जगह को हम लोग वॉइड कहते हैं, ठीक है। तो S-2 एक तरह से मान लीजिए वो चारों एटम है, ठीक है, 8 एटम है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 8 एटम है, नीचे वाला 4 और ऊपर वाला 4 और जो बीच में जो वॉइड बनता है, ठीक है, बीच में वॉइड और उसमें भी वॉइड तरह तरह का वॉइड बनता है, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रक्चर का वॉइड बनता है। तो उसी वॉइड के एक टाइप को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहते हैं, ठीक है, उसी खाली जगह के एक टाइप को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड भी कहते हैं, खाली जगह को वॉइड, और उस टाइप को हम लोग टेट्राहेड्रल वॉइड कह रहे हैं, ठीक है। उसमें 50% जगह पे जो है आपका Zn+2 घुसा हुआ रहता है, अंदर में बैठा हुआ रहता है। तो उस टाइप के लैटिस को ही, ठीक है, उस टाइप के अरेंजमेंट लैटिस जो बनता है वो किसका बनता है बेटा, जिंक ब्लेंड का बनता है। और यहाँ पे जो इस टाइप का जो बनता है HCP के साथ Zn+2 आपका 50% ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड में रहेगा, वो क्या रहता है बेटा, आपका बोरोजाइट कहलाता है। तो ये बेसिकली क्या हो गया, एक कंपाउंड है, ठीक है, एक कंपाउंड है जिसमें वैसा फेनोमेना है पॉलीमॉर्फिज्म का, यानी कि सेम कंपाउंड शो कर रहा है, एक से ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलेंगे बेटा, पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। लेकिन अब हम लोग को क्या देखना है, आइसोमॉर्फिज्म, क्या देखना है बेटा, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग आते हैं अगेन बैक, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म। तो आइसोमॉर्फिज्म में क्या हो जाएगा, यहाँ एक कंपाउंड जो था, एक क्रिस्टल, एक जो कंपाउंड था वो मोर देन 1 क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो कर रहा था। अब आइसोमॉर्फिज्म में क्या है बेटा कि 2 डिफरेंट जो कंपाउंड रहेंगे वो एक ही क्रिस्टल स्ट्रक्चर को शो करेंगे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। फिर से सुन लीजिए, 2 डिफरेंट आयोनिक कंपाउंड रहेगा और दोनों का स्ट्रक्चर, क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम टाइप का रहेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कहेंगे। और ये टर्म भी आपको सॉलिड स्टेट में बहुत डिटेल में पढ़ना है, यहाँ भी अपने को पढ़ना, वो अभी हम बताने वाले हैं आपको पूरा कि कब हम लोग कैसे पहचानेंगे, उसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। क्लियर है, आ रहा बात समझ में। तो आइसोमॉर्फिज्म के लिए क्या कहेंगे, 2, ठीक है, 2 और मोर कंपाउंड्स are said to exhibit, ठीक है, are said to be exhibit are phenomena of isomorphism, ठीक है, provided they have, ठीक है, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर, इनका क्या रहेगा बेटा, सेम क्रिस्टल स्ट्रक्चर रहेगा। अब हम लोग बात करेंगे, ये चीज तो समझ में आ गया, अब बात करेंगे कंडीशंस फॉर आइसोमेरिज्म, ठीक है, कंडीशंस फॉर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, क्या कंडीशन होते हैं आइसोमॉर्फिज्म के, वो चीज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग 2 केस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है, 2 केस में, 2 टाइप के जो केस हैं उसमें हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो केस 1 जो होगा, ठीक है, केस 1 जो होगा वो किसके लिए रहेगा, फॉर बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है, फॉर बाइनरी कंपाउंड्स का मतलब क्या हो गया, 2 ही टाइप के कैटायन और एनायन मिलेंगे, यानी कि एक टाइप का कैटायन मिलेगा और एक टाइप का एनायन आपका रहेगा, जिससे मिलकर के क्या बना हुआ रहेगा, वो आयोनिक कंपाउंड बना हुआ रहेगा, ठीक है। तो ये हम क्या बोल रहे हैं, फॉर बाइनरी कंपाउंड्स, ठीक है। इसमें बाइनरी कंपाउंड के लिए क्या कंडीशन होगा वो अब हम लोग देखने जा रहे हैं।
तो बाइनरी कंपाउंड के लिए हम लोग सबसे पहला कंडीशन जो होगा वो देखेंगे कि कंपाउंड शुड हैव सेम फॉर्मूला टाइप। ठीक है, कंपाउंड शुड हैव सेम फॉर्मूला टाइप, यानी कि सेम फॉर्मूले टाइप के वो होने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल के तौर पे यदि हम बात करें NaF, ठीक है, और साथ ही साथ यदि हम ले ले MgO, तो देखेंगे NaF किसमें है, 1:1 रेशियो में है। Na भी एक, F भी एक, और Mg भी एक और O भी एक, दोनों सेम रेशियो में है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेम फॉर्मूला टाइप। ठीक है, सेम फॉर्मूला टाइप, यानी कि ये, ठीक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, कैन लिख रहे हैं हम यहाँ पे, हम ये अभी बता नहीं रहे हैं कि ये शो करेगा, बस बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म, कैन शो, ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, कैन शो पॉलीमॉर्फिज्म। और यदि हम दूसरा एक ले लें NaF, ठीक है, और यहीं पे ले लें हम K2S, ठीक, तो ये 1:1 में है लेकिन ये 2:1 में है। ठीक है, तो ये शो नहीं कर सकता है। ठीक है, ये शो एकदम भी नहीं कर सकता, इसके बारे में हम सोचेंगे भी नहीं। पहला कंडीशन क्लियर हुआ। दूसरा यदि हम बात करें, दूसरा क्या बोलता है, आयनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। ठीक है, शुड बी सेम। अब ये पॉइंट थोड़ा ध्यान से समझना है। अब ऐसा नहीं करना है कि ये वाला Na कैटायन और F एनायन, तो इनका अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम नहीं करना। ठीक है, इसका सेम करना है। जैसे कि ये दोनों एग्जांपल के तौर पे समझे, जैसे कि हम बात कर रहे हैं पहला NaF का। ठीक है, NaF का बात करें तो इसमें यदि हम कैटायन बात करें तो कैटायन बेटा अपना कौन हो जाएगा, Na+। ठीक है, और एनायन अपना क्या हो जाएगा बेटा, F-। तो एक ये और कंपेरिजन 2 में होगा, तो ये दोनों मतलब कि ये और इसके साथ हम दूसरा वाला जो ले रहे हैं वो दूसरा हम क्या ले रहे हैं, MgO। तो MgO का कैटायन जो होगा वो बेटा क्या हो जाएगा, Mg+2, और इसका एनायन जो होगा वो O-2। तो इनके कैटायन, जो दोनों कैटायन हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये जो दोनों एनायन है उनका कॉन्फ़िगरेशन यदि सेम हो जाए, ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि वो पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन एंड एनायन शुड बी सेम। तो ध्यान में रखना है, इस एग्जांपल को ध्यान में रखना है, नहीं तो कंफ्यूजन होगा ही होगा, हम अभी बता दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 और 8 होगा, और इसका भी करेंगे तो 2 और 8 होगा, इसका करेंगे तो 2 और 8 होगा, और इसका भी करेंगे तो 2 और 8 होगा। यहाँ पे बायोलॉजिकली जो है वो कैटायन और एनायन का कॉन्फ़िगरेशन सेम आ रहा है, बायोलॉजिकली जो हम एग्जाम्पल दिए हैं। लेकिन आपको किसका देखना है, इन दोनों कैटायन का, इन दोनों कैटायन का सेम कॉन्फ़िगरेशन, और इन दोनों एनायन का भी सेम कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ठीक, सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कैटायन, ठीक है, बोथ कैटायन एंड बोथ एनायन, दोनों कैटायन और दोनों एनायन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो सेम आ रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, क्या लिख सकते हैं कि NaF एंड MgO, ठीक है, shows आइसोमॉर्फिज्म। क्या शो करेगा बेटा, ये आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा। आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो रहा है। ये जो है वो सेम फॉर्मूला टाइप का भी है, देखिए यहीं पे हम एग्जांपल लिए हैं, और ये इनके कैटायन और एनायन का जो है वो कॉन्फ़िगरेशन भी क्या हो रहा है बेटा, मैच कर रहा है। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, क्या आगे बढ़ रहे हैं बेटा, दूसरा एग्जांपल की तरफ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो दूसरा एग्जांपल यदि हम लोग ले लें KCl और CaS। ठीक है, क्या दूसरा एग्जांपल हम लोग ले लें KCl, दूसरा एग्जांपल हम ले रहे हैं KCl एंड CaS। ठीक है, KCl और CaS। तो पहला अपना क्या हो गया बेटा, KCl, इसका यदि हम लोग कैटायन का बात करें तो कैटायन क्या हो जाएगा, K+। ठीक है,
और एनायन क्या होगा बेटा Cl माइनस। इज दैट क्लियर? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा 288, ठीक है। KCl ना, K हम दे रहे हैं, पोटेशियम, ठीक है। 19 होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो 18 का कॉन्फ़िगरेशन होगा 28 और 8। क्लोरीन 18 का होगा बेटा 28 और 8, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा सॉरी इसी का ये वाला जो है वो क्या होगा आपका CaS, कैल्शियम सल्फाइड। कैटायन का होगा आपका Ca+2 और इसका भी 28 और 8, और एनायन का बेटा हो जाएगा कौन सा S-2 और इसका भी हो जाएगा 28 और 8, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन सल्फर का कितना होता है 16, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गया है, -2 है तो 18 हो जाता है, और 18 के लिए हम लोग का कॉन्फ़िगरेशन ये होगा। तो यहाँ पे आप फिर देख रहे हैं सेम फॉर्मूला टाइप है, ठीक है। क्या है बेटा सेम फॉर्मूला टाइप, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला टाइप सेम है, और कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोथ कैटायन, ठीक है, बोथ कैटायन एंड एनायन, ठीक है, इज सेम, ठीक है। दोनों कैटायन और एनायन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो रहा है बेटा सेम हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा शोज आइसोमॉर्फिज्म। ये क्या शो करेगा आपका आइसोमॉर्फिज्म जो है वो शो करेगा। तो ये रहा केस 2। अब हम लोग बात करेंगे बेटा सॉरी ये केस 1, अब हम लोग बात करेंगे केस 2। और ये केस 2 जो है वो मेटल ऑक्सी सॉल्ट के लिए है, ठीक है। मेटल ऑक्सी सॉल्ट्स, ठीक है, मेटल ऑक्सी सॉल्ट्स यानी कि मेटल भी रहेगा, ऑक्सीजन भी उसमें रहेगा, और वो क्या रहेगा बेटा एक तरह से सॉल्ट यानी कि आयनिक कंपाउंड होंगे, मेटल ऑक्सी सॉल्ट, ठीक है। अब इस चीज को समझना, अब मेटल ऑक्सी सॉल्ट मिल बनता किससे पहले आप ये समझ लीजिए। मेटल ऑक्सी सॉल्ट हम लोग कब कहेंगे जब मेटल, ठीक है, मेटल कैटायन, ठीक है, मेटल कैटायन और साथ ही साथ आपका रहेगा पॉली एनायन, पॉली एटॉमिक एनायन, ठीक है, पॉली एटॉमिक एनायन का क्या बना हुआ रहे आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड बना रहे, तब उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा मेटल ऑक्सी सॉल्ट कहेंगे। कंडीशन समझ में आया? मेटल का कैटायन होगा, मेटल तो कैटायन बनता ही है, और जो एनायन होगा वो पॉली एटॉमिक यानी एक से ज्यादा एटम के साथ वो एनायन होगा। जैसे NO3 माइनस, बात समझ में आया? NO3 माइनस हो गया, ठीक है, SO4 -2 हो गया, ठीक है, इस प्रकार SO4 2 माइनस हो गया। तो इस प्रकार से जो एनायन होंगे वो पॉली एनायन है, पॉली एटॉमिक एनायन है, 2-3 एटम मिल करके एनायन का फॉर्मेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग पॉली एटॉमिक एनायन कहेंगे। और मेटल जो होगा वो कैटायन तो बनाता ही है, साथ ही साथ या दूसरा कंडीशन ये भी हो सकता है कि पॉली, ठीक है, पॉली मेटेलिक, पॉली एटॉमिक सॉरी यहाँ पे लिख रहे हैं पॉली एटॉमिक कैटायन हो सकता है। यहाँ पे क्या नजर आए पॉली एटॉमिक कैटायन यानी कि एक से ज्यादा एटम के साथ पॉजिटिव चार्ज कहीं नजर आ रहा होगा, और साथ ही साथ आपका एनायन, ठीक है। और ये एनायन जो होगा वो मोनो भी हो सकता है, मोनो मतलब जैसे कि एक वाला, जैसे Cl-, Br-, I-, या फिर पॉली भी हो सकता है, ठीक है। और वो क्या बनाएगा आपका आयोनिक बॉन्ड, उनमें क्या बन रहा हो आयोनिक बॉन्ड बन रहा हो, तो वो क्या कहलाएंगे आपका मेटल ऑक्सी सॉल्ट कहलाएंगे। बात समझ में आया? तो क्या कहलाएंगे बेटा आपका मेटल ऑक्सी सॉल्ट कहलाएंगे। अब इस चीज को अच्छे से समझे, एग्जाम्पल अब हम आपके सामने रख रहे हैं मेटल ऑक्सी सॉल्ट का। ठीक है, मेटल ऑक्सी सॉल्ट का एग्जांपल रख रहे हैं, इसके आधार पे एकदम समझ रहे हैं और देखना है एग्जांपल क्या देख रहे हैं। जैसे कि NaNO3, ठीक है, NaNO3 हो गया, Na2SO4, Na2SO4, ठीक है, Mg मैग्नीशियम फॉस्फेट, ठीक है, Mg2, Mg3PO4 का होल 2, Mg3PO4 का होल 2, ठीक है। और एक हम ले लेते हैं Al2SO4 का होल 2, Al2SO4 का होल 2, ठीक है। ये उसके बाद हम लिख सकते हैं NH4Cl, NH4Cl, NH4
ठीक है, यानी कि एमोनियम क्लोराइड, एमोनियम सल्फेट, NH4 SO4, उसके बाद एमोनियम फॉस्फेट NH4 ठीक है, लिख सकते हैं एमोनियम डाइक्रोमेट, ठीक है, NH4 ठीक है, NH4 Cr2O7, ठीक है, एमोनियम डाइक्रोमेट, ये क्या है, एमोनियम क्लोराइड, ठीक है, क्लियर हो रहा बात। तो ये सारे जो हैं, ये सारे जो है वो बेटा क्या कहलाएंगे आपका, मेटल ऑक्सी सॉल्ट। ये क्या कहलाएंगे बेटा आपका, मेटल ऑक्सी सॉल्ट, क्या कहलाएंगे, मेटल ऑक्सी सॉल्ट। और इसमें क्या है, आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड है। हालांकि आयोनिक कंपाउंड के साथ साथ कुछ वैसे भी हैं जिसमें कोवेलेंट कंपाउंड भी है, और साथ ही साथ उसमें क्या है, यानी कोवेलेंट कंपाउंड तो है, साथ ही साथ कोऑर्डिनेट कंपाउंड भी है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बन रहा है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का आपको हम लोग थोड़ा सा आपको बेसिक केमिस्ट्री में आइडिया दिए थे, ठीक है, फिर से हम लोग कोऑर्डिनेट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो हम लोग कह रहे थे मेटल कैटायन, तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे, इसको जब ये टूटेगा तो किसमें टूटेगा, Na+ और NO3- में। तो ये बेटा क्या हो गया आपका मेटल कैटायन, ठीक है, मेटल कैटायन। और ये वाला पार्ट आपका क्या हो गया, NO3 का आयन, पॉलीएटॉमिक एनायन, ठीक है, पॉलीएटॉमिक एनायन। ठीक उसी प्रकार से ये ऐसे टूटेगा, इसमें भी सेम चीज रहेगा, ये इस प्रकार से ऐसे टूटेगा और ये वाला चीज ऐसे टूटेगा। इज दैट क्लियर, सेम वही चीज मेटल कैटायन है और पॉलीएटॉमिक एनायन है। ये वाला जो टूटेगा वो इस प्रकार से टूटेगा, यानी ये एग्जांपल नीचे वाला है पॉलीएटॉमिक कैटायन और एनायन, ठीक है, ये क्या है बेटा, पॉलीएटॉमिक कैटायन, ठीक है, कैटायन, और ये क्या है बेटा, एनायन। और ये एनायन कैसा है, मोनो वाला, ठीक है, सिंगल, जैसे बोले Cl- Br- वैसा। ये टूटेगा तो ये कैसा टूटेगा, ऐसा। और ये क्या है बेटा, पॉलीएटॉमिक कैटायन, और ये क्या है बेटा, पॉलीएटॉमिक एनायन। ये जो पॉली लिखा हुआ है ये कैसे टूटेगा, ये अब तो आपको समझ में आ गया कौन पॉलीएटॉमिक कैटायन है, कौन पॉलीएटॉमिक एनायन। ये इस प्रकार से ब्रेक करेगा, ठीक है। तो इसमें बेटा आपका आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड और कहीं किसी किसी में कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी है। यदि फॉर एग्जांपल के लिए हम यदि NaNO3, ठीक है, NaNO3 का यदि हम एग्जांपल ले ले यहाँ पे, तो NaNO3 जो हम लोग ले रहे हैं उसमें ये कैसे ब्रेक करेगा, Na+ और साथ ही साथ NO3-। तो यहाँ पे, ठीक है, ये जो आपका है इनके बीच में क्या था बेटा, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड, ठीक, इज दैट क्लियर, इनके बीच में क्या था, आयोनिक बॉन्ड। अब ये वाला जो NO3 है, ठीक है, NO3- जो है, इसमें आपका नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वो बेटा कौन सा है, इसमें कोवेलेंट बॉन्ड है। इज दैट क्लियर, यानी कि हम पूरा लिख सकते हैं इसमें कि इसमें आयोनिक बॉन्ड और साथ ही साथ कोवेलेंट बॉन्ड भी मौजूद है। इज दैट क्लियर। दूसरा यदि हम एग्जांपल ले ले, कौन सा, NH4Cl, ठीक है, ये वाला, ठीक है, NH4Cl। तो इसमें जब NH4+ और Cl- इनके बीच में जो था वो बेटा क्या रहेगा आपका, आयोनिक बॉन्ड। कौन सा आपका, यानी कि आयोनिक बॉन्ड, ऐसा लिखते हैं, ठीक है, आयोनिक बॉन्ड। और इसके बाद यदि हम इसका बात करें ना, ये हम बनाए थे, कैसे बना था बेटा, NH3 से और साथ ही साथ H+ आयन से। तो ये दोनों जो मिलकर के बने हुए, यानी कि NH4 जो बना हुआ है वो किससे बना हुआ है, याद है, ये वाला आपका देता है इसको इलेक्ट्रॉन। तो अब जो बन रहा है ये किस टाइप का बॉन्ड बन रहा है बेटा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कैसा बन रहा है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इनके बीच में जो है वो कौन सा है बेटा, आपका कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इसमें 3 प्रकार के जो है बॉन्ड आपको नजर आएंगे। इज दैट क्लियर, 3 प्रकार के बॉन्ड जो है, NH4Cl में क्या हो गया, आयनिक बॉन्ड, ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, COB, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो गया बेटा, कोवेलेंट बॉन्ड। इज दैट क्लियर, ये तीनों बॉन्ड यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यानी कि एक तरह से देखें तो मेटल ऑक्सी सॉल्ट में जो हम यहाँ पे जो भी एग्जांपल दिए हैं उसमें तीनों प्रकार के बॉन्ड जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इसके कंडीशंस क्या है, ये तो हम बताएं कि मेटल ऑक्सी सॉल्ट क्या है। अब इसके कंडीशंस क्या क्या है, जैसे इससे पहले केस 1 केस 2 का देखे थे, ठीक है, तो अब इसके कंडीशन क्या है वो हम देखेंगे। इसके अनुसार यानी मेटल ऑक्सी सॉल्ट में आइसोमॉर्फिज्म कैसे होगा वो चीज हम लोग देखेंगे।
ठीक है। तो जो पहला कंडीशन होगा, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड शुड बी सेम, ठीक है। कंडीशन पहला क्या बोल रहा है, फॉर्मूला टाइप ऑफ कंपाउंड, ठीक है, शुड बी सेम, यानी कि पहला वाला जो आपका दोनों का कंडीशन है वो क्या है बेटा, सेम है। कि फॉर्मूला टाइप क्या होना चाहिए, वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यदि हम बात करें NaNO3 और साथ ही साथ हम बात करें किसका, KClO3, तो ये देखेंगे दोनों का फॉर्मूला टाइप आपका कॉमन, ठीक है, सेम फॉर्मूला टाइप है, सेम फॉर्मूला टाइप। तो क्या लिख सकते हैं, कैंसो, ठीक है, आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, कैंसो लिख रहे हैं हम, ये नहीं लिख रहे हैं कि आइसोमॉर्फिज्म शो करेगा, वो पहले टाइप के अनुसार, पहले कंडीशन के अनुसार ये शो कर रहा है। लेकिन दूसरा वाला यदि हम एग्जांपल ले लें, ठीक है, NaNO3 और साथ ही साथ बेटा हम ले लें K2CO3, तो ये कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि इनके जो फॉर्मूला टाइप हैं, ठीक है, फॉर्मूला टाइप है वो आपका इक्वल या कह सकते हैं कि सेम नहीं है। इज दैट क्लियर। तो ये हुआ। दूसरा कंडीशन जो है, दूसरा कंडीशन वो बोलता है साइज ऑफ कैटायन शुड बी नियरली सेम, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन जो रहेगा वो क्या रहेगा, शुड बी नियरली सेम, यानी कि इसका कैटायन कौन है ये और इसका कैटायन कौन है बेटा ये, तो दोनों का साइज ऑफ जो कैटायन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नियरली सेम, ठीक है, नियरली क्या होने चाहिए, सेम। ऐसा समझ ले कि सेम पीरियड का यदि हम बोले तो सेम पीरियड का जो आपका कैटायन का साइज रहेगा वो ऑलमोस्ट क्या रहता है बेटा, सेम रहता है, ऑलमोस्ट सेम रहता है। अगल बगल वाले तो हमेशा सेम ही रहेंगे, ठीक है, कम से कम उतना तो आप क्या आइडिया होना चाहिए। हाँ, डिफरेंट यदि चला जाए इसमें, किसमें, डिफरेंट यदि पीरियड में चला जाए तो उसमें भी आपको ध्यान में रखना है। कैटायन के साइज के बारे में पूरा डिटेल में आइडिया हम लोग आपको पीरियोडिक टेबल में हम आपको बता चुके हैं, ठीक है, तो वहां से आपको ध्यान में रखना है। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे यदि हम ले ले, एग्जांपल के तौर पे यदि हम पहला वाला एग्जांपल कहीं ले ले, ठीक है, तो K+, ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं Na+ और साथ ही साथ बगल में क्या ले लेते हैं बेटा, K+, ठीक है। तो ये किस सेल का है, ये सेकेंड सेल का है, ठीक है, और ये किसका है बेटा, थर्ड सेल, जहां हम सेकेंड पीरियड लिख देते हैं, ठीक है, और ये थर्ड पीरियड का, ठीक है। तो दोनों में क्या आ जाएगा, चेंजेस आ जाएगा, दोनों में क्या है, सॉल्ट कैन नॉट बी सोज आइसोमॉर्फिज्म। अब ये दोनों में क्या है, डिफरेंस है, शुड बी साइज ऑफ कैटायन और एनायन क्या होना चाहिए था, नियरली सेम, तो साइज नॉट नियरली सेम, तो साइज नॉट नियरली सेम, सो, ठीक है, सो इट नॉट सो आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है, ये आइसोमॉर्फिज्म है वो शो नहीं करने वाला है। इज दैट क्लियर, आपको बात समझ में आया। यानी कि ये दोनों यहाँ पे तो हम लिख रहे थे शो करेगा, लेकिन अब यदि हम बात करें कि Na, ठीक है, NaNO3 और यदि KClO3 की बात करें तो ये शो आइसोमॉर्फिज्म नहीं करने वाला है अकॉर्डिंग टू रूल नंबर या कंडीशन नंबर 2, ठीक है। और थर्ड वाला जो कंडीशन बोलता है वो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड शुड बी, ठीक है, शुड हैव सेम स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा आपको कंडीशन क्या बोलता है, इस चीज को समझना है। जैसे कि ये मान ले हम NO3 की बात करें, ठीक है, किसका बेटा बात करें NO3 का, और SO4 का यदि हम बात करें, ठीक है, तो इनका जो स्ट्रक्चर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, यानी कि जो कोवलेंट कंपाउंड वाले जो पार्ट हैं, ठीक है, क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में क्या होता है बेटा, उनका जो बॉन्ड एंगल जो होता है, किसी भी कोवलेंट कंपाउंड में तो बॉन्ड एंगल जो हो गया, ठीक है, बॉन्ड लेंथ वो हो गया, वो सारा कुछ क्या होता है बेटा, एक तरह से फिक्स होता है, ठीक है, खास करके उसका जो शेप और साइज जो हो गया एक तरह से फिक्स होता है उसके लिए, ठीक। तो वही कह रहा है कि यहाँ पर स्ट्रक्चरल यूनिट कंपाउंड शुड हैव सेम स्ट्रक्चर, यानी कि एक का यदि, जैसे कि हम बात करें यहाँ पे ये वाला, ये दोनों हम ले लें, ठीक है, तो NO3 का जो स्ट्रक्चर होगा
कोवेलेंट कंपाउंड है NO3। NO3 यानी कि उसका स्ट्रक्चर क्या है, पूरा कोवेलेंट है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना है, तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो दूसरे वाले के ये वाले पार्ट जो होगा उसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए बेटा, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए आपका, फिक्स होना चाहिए। इज दैट क्लियर, समझ में आया? यानी कि एक तरह से कहें हम लोग कि सेम हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन आप नाम तो सुन रहे हैं बार बार, अभी फिर से हम लागे, यदि हाइब्रिडाइजेशन सेम होता है तो उसका स्ट्रक्चर भी क्या होता है बेटा, ऑलमोस्ट हम इन जनरल मान करके चलते हैं कि वो क्या होता है बेटा, आपका सेम होता है। तो यदि हम ऐसा कहें, इसको समझाने की कोशिश करें, और ये चीज हम लोग किसके लिए देखेंगे, खास तौर पर जो एनायन रहेगा उसके लिए। ठीक है, किसके लिए देखेंगे, एनायन रहेगा उसके लिए। यानी कि यदि हम बात करें एनायन ऑफ कार्बन, ठीक है, बोरोन, बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन, यदि एनायन किसका रहेगा, बोरोन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, जैसे कि यहाँ है नाइट्रोजन का, यहाँ है सल्फर का, यहाँ है फास्फोरस का। ठीक है, आ रहा बात समझ में? तो यदि आपको एनायन मिले बोरोन, कार्बन और नाइट्रोजन का, तो इसका आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp2। क्या हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा, sp2। और sp2 यदि हाइब्रिडाइजेशन है तो ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर आपको मिलता है। ट्रायंगुलर प्लेनर स्ट्रक्चर क्या होता है आगे पढ़ेंगे, बस आपको इंट्रोडक्शन के लिए हम यहाँ पे बता रहे हैं, क्योंकि जब आप वो चीज पढ़ लीजिएगा, ट्रायंगुलर प्लेनर किसको कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, sp2, sp3, sp3d, ये सारा चीज क्या है, वो जब आप पढ़ लीजिएगा, तब आप रिवीजन जब कीजिएगा ना, तब आपका जो है इतना मजा फिर आएगा पूरे कॉन्सेप्ट में, पूरा बॉन्डिंग में, पूरे इवेंट केमिस्ट्री में कि आपको बता नहीं सकते हैं। तब आप उधर का पार्ट इधर और इधर का चीज इंटरलिंक्ड बहुत अच्छे से आप कर पाइएगा। ठीक है, तो मेरा काम क्या है, हम शुरू से ही बोल रहे हैं कि पूरे चैप्टर, पूरे केमिस्ट्री को एक करके आपको पढ़ाना, ताकि आपको ये 3 सब्जेक्ट यानी कि फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में ना मिल करके, यानी कि तीनों अलग अलग आपको न लगे। ठीक है, जितना हो सकता है हम सब्जेक्ट को मिक्स करके आपको पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। और यदि एनायन, ठीक है, एनायन ऑफ आपको मिले फास्फोरस, सल्फर और एक्स का मतलब हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है, फ्लोरीन, आयोडीन, तो इसका स्ट्रक्चर आपको हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा sp3। ठीक है, और ये बेटा आपका क्या कहलाएगा, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ठीक है, टेट्राहेड्रल जैसे CH4 का स्ट्रक्चर होता है ना, वैसा। तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे तो आपको समझ में आएगा कि सेम स्ट्रक्चर जो होना जरूरी है। ठीक है, यानी कि तीनों जो पॉइंट है यदि फॉलो हो रहे हैं तो इसका मतलब जो है वो क्या कहलाएगा बेटा, वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये कौन है, नाइट्रोजन का है, और यहाँ पे क्लोरीन का है। ठीक है, तो नाइट्रोजन तो sp2 होता है, ये वाला बेटा क्या हो जाएगा, sp2 वाला है। ठीक है, लेकिन सल्फर वाला बेटा, ये क्लोरीन यानी हैलोजन वाला क्या हो जाएगा बेटा, sp3। तो उसके कारण भी ये क्या कर रहा है, मैच नहीं कर रहा है। आ रहा मेरा बात समझ में आपको कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं, और एग्जांपल लेकर के हम आपको समझा दें। एक तो ये वाला हो गया, इसको भी अलग से लिख ही देते हैं। ठीक है, क्या हम बोल रहे हैं, इसमें भी एग्जांपल देख लें किस तरीके से एग्जांपल हम दे रहे हैं। जैसे कि आपका रहेगा NaNO3, ठीक है, और साथ ही साथ हम आपका क्या ले रहे हैं, KClO3। ठीक है, KClO3। तो आइसोमॉर्फिज्म तो ये नहीं है, शुरू में ही अपने को पता चल गया है। ये वाला आपका पार्ट क्या है बेटा, ये वाला पार्ट क्या है आपका, Na+ में है। ठीक है, सोडियम आयन में है, लेकिन ये वाला अपने को साइज सेम नहीं हो पा रहा है। साइज सेम नहीं होने के कारण आइसोमॉर्फिज्म तो नहीं होगा। साथ ही साथ यदि हम इसका केवल बात करें, एनायन वाले का बात करें, तो ये क्या हो जाएगा बेटा sp2, और ये क्या हो जाएगा बेटा sp3। तो ये आइसोमॉर्फिज्म नहीं कहला सकता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन नंबर 3। लेकिन वही यदि हम एक एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, आपको समझाने के लिए बोल रहे हैं, KMnO4, और यदि हम ले ले यहाँ पे CaSO4, क्या ले ले बेटा, CaSO4, तो इसका यदि हम फॉर्मूला टाइप देखेंगे, सेम फॉर्मूला टाइप आपका आ रहा है ना, फॉर्मूला टाइप तो अब आप समझ गए लाना। उसके बाद दूसरा वाला, ठीक है, साइज ऑफ कैटायन, तो साइज ऑफ कैटायन, पोटासियम और कैल्शियम दोनों क्या है बेटा, दोनों सेम ही सेल के हैं। ठीक है, सेम पीरियड के हैं, तो लिख देते हैं यहाँ पे हम सेम पीरियड। ठीक है, सेम पीरियड के हैं, तो साइज नियरली
सेम बेटा आ रहा है। और तीसरा इसका हाइब्रिडाइजेशन भी जो सल्फर का है MnO4 का तो हम यहाँ पे मेंशन नहीं किए हैं, ठीक है, लेकिन वो चीज आपको ध्यान में रखना, MnO4 मैग्नीज है ना, MnO4, लेकिन इसका हम आपको नॉलेज के लिए बता दें, इसका भी क्या होता है बेटा sp3 होता है, आगे आप पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसका क्या होता है बेटा sp3 और इसका भी क्या होता है sp3, वहां से आपको मिला, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन यानी कि एक तरह से हम कहें स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ कंपाउंड क्या हो जाएगा, सेम, ठीक है। यानी कि यहाँ पे आपका क्या हो गया, स्ट्रक्चर ऑफ एनायन पार्ट सेम, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एनायन पार्ट क्या हो गया बेटा, सेम। और ये जब तीनों चीज आपको मिल रहा है तो क्या कहेंगे, शोज आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये क्या शो करेगा बेटा, आइसोमॉर्फिज्म। कई जगह पे तो ये समझाया नहीं बेटा, समझाया नहीं जाता आइसोमॉर्फिज्म होता क्या है, और इतना डिटेल्ड में तो मुश्किल है, ठीक है। आ रहा बात समझ में, तो ये चीज आपका समझ में आया। एक और बेहतरीन एग्जांपल आपके सामने हम देंगे, एक है बेटा आपका ZnSO4.7H2O, ठीक है, 7H2O जिसको आप व्हाइट विट्रोल, ठीक है, व्हाइट विट्रोल भी कहते हैं। और एक होगा आपका FeSO4.7H2O और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रीन विट्रियोल के नाम से जानते हैं। ये क्लास 10 में आप पढ़े होंगे, ठीक है। इसका यदि हम बात करें, इसका बात करें तो ये देखिए, ये क्या है बेटा Zn और ये क्या है Fe, दोनों का साइज जो है ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। ये चीज हम आगे इसमें पढ़ा चुके हैं पीरियोडिक में, ठीक है। Zn और Fe दोनों सेम पीरियड के हैं, ठीक है, थोड़ा बहुत का फर्क रहता है लेकिन उसको नियरली सेम मान के चलेंगे, सेम पीरियड का है, 3D सीरीज का है, ठीक है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया बेटा, सेम, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला टाइप, फॉर्मूला टाइप भी क्या है, सेम है, सेम फॉर्मूला टाइप, फॉर्मूला टाइप भी क्या है बेटा आपका सेम है। और सेम फॉर्मूला टाइप होने के साथ क्या लिखेंगे, साइज नियरली सेम होगा इसका, ठीक है। Zn और Fe का साइज नियरली सेम है। और लास्ट पॉइंट क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एनायन पार्ट सेम, देखेंगे ये तो सेम है, SO4 और SO4 वाला पार्ट है, तो स्ट्रक्चर ऑफ एनायन पार्ट भी क्या है बेटा, सेम, स्ट्रक्चर ऑफ एनायन पार्ट क्या है बेटा, सेम। तो ये तीनों मैच कर रहा, फुलफिल कर रहा है, तो क्या लिखेंगे, सो आइसोमॉर्फिज्म, क्या क्या शो करेगा बेटा, आइसोमॉर्फिज्म जो है ये शो करेगा। तो इतना डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग किए हैं, एक तरह से पूरा पोस्टमार्टम कर दिए हैं किसका हम लोग, यस, आइसोमॉर्फिज्म का। इज दैट क्लियर। तो अब आगे हम लोग पढ़ते हैं, एक और नोट यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, तो एलम के रेस्पेक्ट में, एलम फिटकरी जिसको आप लोग कहते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक हम लोग देखेंगे, नोट लिखेंगे किसके लिए, एलम के रेस्पेक्ट में, ठीक है। नोट हम लोग क्या लिखेंगे कि ऑल एलम आर आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। ठीक है, जितने भी एलम होंगे वो सारे क्या होंगे बेटा, आइसोमॉर्फिज्म को शो करते हैं। अब इनका फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, M2SO4, ठीक है, M2 डैश SO4 का होल 3 डॉट 24 H2O, ये एलम का फॉर्मूला होता है, जनरल फॉर्मूला। यहाँ पे जो M2 होता है, सॉरी M2 ही है ना, यस M2, और दोनों M2, ये M2 और M2 डैश, ये M2 जो होता है वो बेटा आपका क्या होता है, बाईवैलेंट कैटायन होगा। क्या होगा ये, बाईवैलेंट, जिसका वैलेंसी 2, जैसे कि Mg+2 वो वाला बाईवैलेंट कैटायन होता है। और ये वाला होता है आपका ट्राईवैलेंट, यानी जैसे कि एल्युमिनियम L+3 ट्राईवैलेंट कैटायन बेटा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कोई भी सेट करो, एलम का फॉर्मेशन होगा इस सॉल्ट पे, ठीक है, इस फॉर्मूले पे, और वो क्या होगा बेटा, आइसोमॉर्फिज्म को शो करेगा। इज दैट क्लियर, किसको शो करेगा, आइसोमॉर्फिज्म को शो करेगा। तो आई थिंक आपका पूरा कॉन्सेप्ट यहाँ पे आइसोमॉर्फिज्म का क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। क्या हो गया,
तो क्या हो गया होगा, क्रिस्टल क्लियर। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इस टॉपिक में, और अब हम लोग देखने वाले हैं सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। जैसे हम लोग क्रिस्टल एनर्जी देखे, सॉरी लैटिस एनर्जी हम लोग देखे थे, उसी प्रकार से अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। और ये कंप्लीटली रिलेटेड है किससे, सॉल्युबिलिटी से। सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़े थे कि सॉल्युबिलिटी का क्या फैक्टर है, याद है, लाइक डिजोल्व इन लाइक, पोलर सॉल्वेंट डिजोल्व होगा पोलर में, और एग्जाम्पल क्या लिए थे, वाटर। वाटर इज अ गुड पोलर सॉल्वेंट, याद है, इसलिए उसको यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है। अब सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे क्लास 12 में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या, हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, क्या लिख रहे हैं हम टॉपिक अपना, सॉल्वेशन एनर्जी, और वीवीआई है ये, इससे इंटरलिंक करेंगे हम लोग सॉल्युबिलिटी को, सॉल्युबिलिटी के फैक्टर को। सॉल्वेशन एनर्जी एसी और हाइड्रेशन एनर्जी, जिसको हम लोग एचपी के नाम से जानेंगे। अब क्या है बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी दो अलग अलग नाम लिख रहे हैं, दोनों का मतलब सेम ही है। हाइड्रेशन एनर्जी तब कहेंगे जब सॉल्वेंट वाटर हो, सॉल्वेंट क्या हो बेटा, वाटर हो। और हाइड्रेशन एनर्जी कब कहेंगे, जब सॉल्वेंट जो है वो वाटर को छोड़ करके कोई भी सॉल्वेंट यदि हम ले तो क्या उसको कहेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी के नाम से जानेंगे। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सेप्ट वाटर, वाटर को छोड़ करके हम लोग कोई भी दूसरा सॉल्वेंट लेते हैं, तब हम लोग उस समय उसको क्या बोलेंगे बेटा, या सॉल्वेशन एनर्जी के नाम से कहेंगे। तो अब इसको समझना है। और सॉल्वेशन एनर्जी भी किससे इंटरलिंक्ड है, आयोनिक कंपाउंड से ही। अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, आयोनिक कंपाउंड पूरा उसका हम लोग पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यानी कि आयोनिक कंपाउंड में हाइड्रेशन एनर्जी या सॉल्वेशन एनर्जी किसको कहते हैं वो चीज देखेंगे। ठीक है, और वो कंप्लीटली किससे इंटरलिंक्ड है, सॉल्युबिलिटी से। यानी NaCl यदि हम पानी में डालते हैं, ठीक है, तो कैसे थोड़ा देर बाद देखते हैं वो घुल जाता है, पूरा पानी में मिल जाता है, तो दैट इज क्या हो गया उसका सॉल्युबिलिटी। ठीक है, कितना ज्यादा सॉल्युबल है। अब जैसे हम एक चौक का टुकड़ा डाल दें तो थोड़ी देर के बाद वो हो सकता है उसमें जो अंदर नीचे सेटल डाउन मिलेगा, उसमें कंप्लीटली घुला हुआ नहीं मिलेगा। आप एक पढ़े होंगे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। ट्रू सॉल्यूशन कैसा सॉल्यूशन होता है, जिसमें जो सॉल्यूट रहता है वो कंप्लीटली डिसॉल्व होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, लेकिन यदि हम ट्रू सॉल्यूशन नहीं कहें उसको तो क्या होगा, वो कंप्लीटली सॉल्यूबल उसमें नहीं होता है, जैसे कि चौक। ठीक है, और पानी जैसे सैंड और वाटर का एग्जांपल हो गया। तो उसी प्रकार से यदि हम शुगर और सॉल्ट, शुगर और वाटर ले लें, सॉल्ट और वाटर ले लें, तो ये क्या होते हैं बेटा, कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में और कहीं भी आपको दिखाई नहीं देते हैं। तो दैट इज सॉल्युबिलिटी। और ये सॉल्युबिलिटी भी किससे इंटरलिंक्ड है, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी से। इज दैट क्लियर, समझ में आया। तो चीजों को समझना है। अब जैसे हम क्या कर रहे हैं बेटा, NaCl ले रहे हैं, सपोज दैट अपने पास NaCl है सॉलिड, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सॉल्वेंट में डाल दिए। ठीक है बेटा, सॉल्वेंट में डाल दिया, और वो सॉल्वेंट बेटा क्या है आपका, वाटर। सॉल्वेंट में डाल दिए और वो सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर। ठीक है, तो अब होगा क्या, ठीक है, अब होगा क्या उस चीज को देखेंगे, समझेंगे। तो जैसे कि NaCl का हम क्रिस्टल बना रहे हैं, ये रहा Na है। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, NaCl का हम आपका क्रिस्टल बना रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं, आपको समझ में आए। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है बेटा, आप कलरफुल पेन ब्लू और रेड थोड़ा सा करके बनाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, समझ में आएगा। जैसे कि हम ले लें Na+Cl-, Na+Cl-। ठीक है, अब Na के बगल में क्या रहेगा बेटा, Cl-, Na+, Cl-, Na+, और Cl के बगल में क्या रहेगा, Na+, Cl-, Na+, Cl-। इसके बगल में Cl-, Na+, ठीक है, और Cl- और Na+। NaCl का क्रिस्टल आपको याद है, 3 डायमेंशन वाला। तो हम क्या बोले थे कि एक Na आयन जो रहेगा वो 6 Cl- आयन से जुड़ा रहेगा। तो ये तो हम 2D स्ट्रक्चर बना रहे हैं आपको केवल हाइड्रेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी को समझाने के लिए। ठीक है, और चूंकि हम वाटर इस्तेमाल किए हैं, हम इसको क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेशन कहेंगे। ठीक है, हाइड्रेशन कहेंगे। और हाइड्रेशन एनर्जी भी क्या होगा वो हम बताएंगे। हाइड्रेशन हो रहा है तो उससे जो एनर्जी निकलेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी कहेंगे। तो वाटर में हम इसको डाल रहे हैं, ठीक है, सॉल्वेट कर रहे हैं इसको, तो ये क्या कहलाएगा बेटा, हाइड्रेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या हो रहा है आपका, हाइड्रेशन कहला रहा है।
ठीक है। और प्लीज डू नॉट कंफ्यूज विद टू वर्ड्स, दैट इज हाइड्रेशन एंड हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस भी आप सुने होंगे। तो हाइड्रेशन में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन में रिएक्शन नहीं होगा, यानी NaCl का रिएक्शन पानी के साथ नहीं होगा, वो केवल जो उसका मैकेनिज्म है वो अभी हम आपको समझाएंगे। लेकिन हाइड्रोलिसिस में क्या होता है, रिएक्शंस होता है, एक प्रोडक्ट आपको नया प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। तो वहां रिएक्शन होता है हाइड्रोलिसिस में, यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। पॉइंट टू बी नोटेड, एकदम ध्यान में रखें। तो अब ये NaCl का क्रिस्टल है। अब जैसे कि हम क्या बोले थे कि एक Na जो है वो 6 Cl- से जुड़ा रहता है। तो जैसे अब हम ये तो 2D है, ठीक है। तो जैसे यदि हम एक Na को यहाँ पे हम क्या कर ले, ये हम सेट कर रहे हैं, तो आपको कितने Cl से जुड़ा हुआ मिला नजर आ रहा है, 1 2 3 और 4 Cl से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यदि हम बात करें तो एक Cl जो है आपका ऊपर भी रहेगा और एक Cl बोर्ड के पीछे भी, तो 4 तो कितने हो गए बेटा, 6। और वही यदि हम इस Cl को हम क्या करें, सेट करते हैं, तो इस Cl के चारों तरफ कितने Na मिल रहे हैं बेटा, 1 2 3 और 4 Na डायरेक्टली अटैच मिल रहा है, एक ऊपर और एक कहां चले जाएंगे, नीचे। 3 डायमेंशनली हम अरेंजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपका क्लियर हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग बेटा, इसमें वाटर डालेंगे। क्या डालें, वाटर, ठीक। तो वाटर क्या हो गया बेटा, यही है आपका पानी, ठीक है। यही आपका क्या है, वाटर। और वाटर हम क्या बताए थे, पोलर नेचर का होता है। और पोलर भी बताए थे जिसमें चार्ज का, पार्शियली चार्ज का डेवलपमेंट हो। कैसे, तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कारण। आ गया ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, क्या बोले थे हम कि पढ़ करके आने पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेटा किसका ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन क्या करेगा, बॉन्डेड स्टेट में अपने इलेक्ट्रॉन को, यानी कि हाइड्रोजन को, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिसके कारण इस पे पार्शियली निगेटिव आएगा। और इस पे क्या आएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव। ये इलेक्ट्रॉन को दे दिया उधर, तो इस पे निगेटिव, और इस पे भी क्या आ जाएगा बेटा, पार्शियली पॉजिटिव आपको देखने को मिलेगा। आई बात समझ में। तो ये एक तरह से क्या हो गया बेटा आपका, और इसका एक क्या होगा, फिक्स स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। बॉन्ड लेंथ जो होगा आपका फिक्स होगा, सारा कुछ आपका फिक्स होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आपको इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ, क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा ये H2 करना मेरे लिए, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे केवल इस तरीके से। इस पॉइंट मेरा हाइड्रोजन रहेगा, इस पॉइंट पे ऑक्सीजन, और इस पॉइंट पे क्या रहेगा बेटा, हाइड्रोजन आपका रहेगा। आई बात समझ में। और ये बेटा आपका क्या है, पोलर। क्या है आपका, पोलर। आया बात समझ में, क्लियर हो रहा है आपका, ठीक। अब देखेंगे यहाँ पे, अब वाटर क्या होता है ना, वाटर में जैसे ही हम इसको डालें, NaCl को जैसे ही हम वाटर में डालें, तो इन दोनों के बीच में क्या है बेटा, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इन दोनों के बीच में क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और Na+ है, Cl-, Na+, ये भी क्या है, चार्जेबल, और इसमें भी क्या डेवलप हो गया था, पार्शियल चार्ज। तो जो ऑक्सीजन माइनस है वो किससे जाकर के जुड़ेगा, यस, ये Na से, ठीक है। क्यों, क्योंकि Na क्या है, पॉजिटिव। Na क्या है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है। इस पे क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव, और इस पे क्या, डेल्टा पॉजिटिव, और इस पे क्या, डेल्टा पॉजिटिव। उसी प्रकार से यदि Cl की बात करें, तो Cl से अटैच कौन होगा, Cl के तरफ अट्रैक्ट कौन होगा, H+ वाला पार्ट। याद आ रहा है आपका, कौन वाला पार्ट होगा, H+ वाला, यानी H, ठीक है, O और ये H। इस प्रकार से तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, ऐसा, ठीक है। तो ये वाला Cl से फिर बेटा कौन होगा, H+ वाला पार्ट। अब हम ऐसा दिखा देते हैं, ये वाला पार्ट हाइड्रोजन का है, इससे कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन, इससे कौन होगा, हाइड्रोजन, इससे कौन होगा, ऑक्सीजन, इससे कौन होगा, हाइड्रोजन, इससे कौन होगा बेटा, ऑक्सीजन, इससे कौन होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन। आई थिंक आपको मेरा बताया हुआ चीज और रिप्रेजेंटेशन सारा कुछ जो है आपको समझ में आ रहा है अच्छे से। तो अब होगा क्या कि आयन और आयन के बीच में, ठीक है, ये क्या है बेटा, आयन है, ठीक है, आयन है ना आपका, Na+, Cl-, ठीक है। और ये क्या है बेटा, डाइपोल, पोलर नेचर। तो डाइपोल, एक पोल ये और एक पोल ये, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बना, आयंस और डाइपोल के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो बना, उसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं आयन डाइपोल, ठीक है, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलते हैं बेटा, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये एक प्रकार का क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। और ये इसमें होता क्या है, हीट रिलीज, ठीक है। कैसे हीट रिलीज, तो एक प्रकार से ये क्या हो रहा है, एक नया बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक नए बॉन्ड की तरफ बनता हुआ जा रहा है।
तो नया बॉन्ड बन रहा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। हालांकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ज्यादा स्ट्रांग नहीं होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन फिर भी इतना ज्यादा अमाउंट में चारों तरफ से होता है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो एनर्जी क्या करने लगता है बेटा, रिलीज करने लगता है। ठीक है, और वही जो एनर्जी रिलीज होता है उसी एनर्जी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी कहते हैं। अब होता क्या है, चीजों को और अच्छे से समझे, पूरा फील करें कि किस प्रकार से हो रहा है। आयन स्टार्टिंग में क्या होगा, ये अट्रैक्शन करके इसको यानी कि पहले वाले लेयर पे, सबसे पहले बार किस पे होगा, इसके पहले वाले लेयर पे, अंदर वाले लेयर पे भी नहीं हुआ। ठीक है, तो स्टार्टिंग में क्या होगा, पहले वाले लेयर पे होगा और इनके बीच का यानी Na प्लस और Cl माइनस के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उस पे अटैक करेगा। ये कहां पे अटैक करेगा बेटा, यानी कि ये वाले अट्रैक्शन पे, इनके अट्रैक्शन को क्या करेगा बेटा, वीक करेगा। ठीक है, अट्रैक्शन जो होगा वो क्या होगा, वीक होगा। और जब पहला वाला लेयर का अट्रैक्शन जो है वीक होगा, उसके बाद ये कहां घुसेगा, सेकेंड वाले लेयर के अट्रैक्शन पे घुसेगा। ठीक है, फिर ये कहां घुसेगा, सबसे पहले यहां और फिर कहां घुसेगा, सेकेंड वाले जो लेयर के बीच में अट्रैक्शन होगा उसको वीक करेगा, H2O का जो मॉलिक्यूल है घुस कर। ठीक है, तो उसमें हर एक बार जो है वो क्या होते जाएगा, आपका नया बॉन्ड, नया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बनेगा वाटर मॉलिक्यूल के बीच में और साथ ही साथ Na प्लस और Cl माइनस आयन के बीच में। ठीक है, और उसके साथ ही साथ क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, तो बॉन्ड एक प्रकार से बनेगा, तो उस बॉन्ड से भी बेटा क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी डाउन होगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगा और स्टेबिलिटी बढ़ेगा तो फिर क्या होगा, आपका एनर्जी रिलीज करेगा। आया बात समझ में। तो अब देखिए कि उसके बाद यानी कि ये जो अटैच हो गया है, उसके बाद जो है पूरा वाटर मॉलिक्यूल चारों तरफ से जो है वो अटैच होते जा रहा है, अटैच होते जा रहा है, अटैच होते जा रहा है। तो अटैच होने के बाद, ठीक है, अटैच होने के बाद हम मान लेते हैं एक Na और एक Cl को हम ले रहे हैं यहाँ पे Na प्लस और ये क्या ले रहे हैं बेटा, Cl माइनस। ठीक है, Na प्लस Cl माइनस। तो ये इस प्रकार से हम वाटर मॉलिक्यूल तो नहीं दिखा रहे हैं इतना सारा, लेकिन उसको हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव से, ठीक है, समझने का प्रयास करेंगे। तो क्या हम ले रहे हैं यहाँ पे, एक यहाँ पे पॉजिटिव के बगल में क्या रहेगा, नेगेटिव, पॉजिटिव, 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 नेगेटिव, पॉजिटिव। यानी Na को कौन चारों तरफ से घेर लेगा, O का नेगेटिव वाला पार्ट, इज दैट क्लियर। और Cl को कौन चारों तरफ से घेर लेगा बेटा, अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि इसको कौन चारों तरफ से घेर लेगा, ये पॉजिटिव वाला। ठीक है, कौन घेर लेगा, पॉजिटिव वाला। ठीक है, और आप दिखा दीजिएगा, ये रहा। ठीक है, पॉजिटिव वाला ये चारों तरफ से इसको घेर लेगा और इसी को चीज को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, सॉल्वेशन। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, सॉल्वेशन या फिर हाइड्रेशन। और जो इससे एनर्जी रिलीज होता है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से अब ये बन गया Na प्लस और ये वाटर मॉलिक्यूल बन गया और Cl माइनस और ये वाटर मॉलिक्यूल जो एक नए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बंधा, इसमें एनर्जी रिलीज होता है और उसी एनर्जी रिलीज को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर। वाटर है तो वाटर, हाइड्रेशन, वाटर है तो आपका क्या कहलाएगा, हाइड्रेशन एनर्जी, और यदि अदर देन वाटर है, कोई दूसरा है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, सॉल्वेशन एनर्जी। आई थिंक इतना जो है भाषण जो है, जो हम इस पे दिए, लेक्चर जो दिए, वो आपको समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट पूरा जो है वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो यदि अब डेफिनेशन लिखना होगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये रहा Na प्लस एक्वस। ठीक है, यानी कि Na आयन, हाइड्रेटेड Na आयन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइड्रेटेड Na आयन, और रिप्रेजेंटेशन के समय Na प्लस एक्वस लिखेंगे। और ये क्या होगा, हाइड्रेटेड क्लोरीन आयन, और इसको हम लोग रिप्रेजेंटेशन के समय Cl माइनस एक्वस जो है वो हम लोग लिखेंगे। इज दैट क्लियर। और डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, when ionic, ठीक है, कंपाउंड, ठीक है, ऐसा when any, ऐसा कर दीजिए, when any ionic compound is dissociated, dissolved in water, then ions of ionic compound, ठीक है, ionic compounds are attached with, ठीक है, attached by positive और negative pole of solvent, यहां पे हम लोग वाटर लिए हैं। दिस प्रोसेस
इज नोन एज हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। ठीक है, इस प्रोसेस को ही हम लोग क्या बोलेंगे, चारों तरफ से घेर लेने को ही क्या बोलेंगे हम लोग, हाइड्रेशन या सॉल्वेशन। ठीक, एंड एनर्जी रिलीज, ठीक है, इन दिस प्रोसेस इज नोन एज हाइड्रेशन एनर्जी। और जो एनर्जी रिलीज होगा इस प्रोसेस के दौरान, उसी प्रोसेस को हम लोग बेटा क्या बोलेंगे, हाइड्रेशन एनर्जी और सॉल्वेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? इसी को क्या बोलेंगे बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी या फिर सॉल्वेशन एनर्जी। पूरा कॉन्सेप्ट को देखें, कॉपी करें। अब हम लोग फिर किस पे आएंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर जो है वो हाइड्रेशन एनर्जी को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। इज दैट क्लियर? तो देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या देख रहे हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग हाइड्रेशन एनर्जी या फिर हम लोग सॉल्वेशन एनर्जी भी इसको कहेंगे। ये चीज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो पहला आपका पॉइंट है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, डाइलेक्ट्रिक ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी किसी भी सॉल्वेंट का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता क्या है बेटा, उसको समझें। ये आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बारे में फिजिक्स में भी आप ये चीज पढ़िएगा। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू जो फिजिक्स है, फिर हम लोग आ रहे हैं फ्रॉम फिजिक्स, फोर्स इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ठीक है, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये हम लोग ले रहे हैं किसमें, वैक्यूम में। ठीक है, किसमें ले रहे हैं बेटा, वैक्यूम में। और आप देखिएगा F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू जो आपका, सॉरी, F इज इक्वल टू जो रहता है 1/4 पाई आर एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपका सीजीएस में लिया जाता है। किसमें लिया जाता है, सीजीएस में। तो वो भी चीज हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में देख चुके हैं पहले भी। तो F इज इक्वल टू क्या लिख रहे हैं, Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। वो हम क्या लिख रहे हैं बेटा, वैक्यूम में। ठीक है, क्या लिख रहे हैं, वैक्यूम में। और यही वाला चीज, ठीक है, यही वाला चीज, ठीक है, हम लोग F इज इक्वल टू, ठीक है, F इज इक्वल टू 1/K, ठीक है, 1/K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये वाला हम लोग कब लेते हैं, एनी मीडियम। ठीक है, किसी भी मीडियम में जब अपने को लेना रहे, ठीक है, या हम लिख देते हैं केवल मीडियम। किसी भी मीडियम में जब आपको लेना रहे तब हम लोग फोर्स का क्या ले लेंगे, फोर्स क्या लेते हैं, 1/K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। ये आपको फिजिक्स में डिटेल में भी देखना है, इसका पूरा डेरिवेशन आपको पढ़ना रहता है। और कई बार 9-10 के भी फिजिक्स में ये चीज आपको देखने को मिलता है। ठीक है, फोर्स जब पढ़ते हो तब। क्लियर है? तब अब इसमें जो यहाँ पे जो K आता है बेटा, यही वाला K क्या है आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यही K बेटा आपका क्या कहलाता है, डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, यही क्या कहलाता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। यही क्या कहलाएगा आपका, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? किसी भी यदि मीडियम में हम ले रहे हैं तो फोर्स इज इक्वल टू 1/K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है? अब यदि हम थोड़ा सा और इसको देखें तो हम लोग K के बारे में थोड़ा सा और जान ले कि K जो होता है, K जो होगा वो क्या रहेगा, इट विकर्स। इसका डेफिनेशन, इट विकर्स द, ठीक है, विकर्स द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
ठीक है, बिटवीन ऑपोजिटली चार्ज आयन, बिटवीन ऑपोजिटिवली चार्ज आयन। ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, के का काम क्या है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो अपोजिटली चार्ज जो आयन रहता है, जैसे जो Q1 Q2 जो हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक है, जो बेटा हम यहाँ पे Q1 Q2 जो हम ले रहे हैं वो अपोजिटली चार्ज आयन ही अपने लिए रहेगा, तो उनमें जो रहेगा वो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या करता है, वीक करने का काम करता है। यानी कि एक तरह से जितना इस के का वैल्यू कम होगा, ठीक है, या एक बात कहें कि जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ही कम क्या होगा बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उतना ही वीक जो होगा वो उनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब कि उतना ही एक तरह से कम फोर्स होगा। ठीक है, जितना ज्यादा के का वैल्यू होगा उतना ही कम क्या होगा बेटा, क्या होगा, यस आपका फोर्स होगा, और जितना ही जितना के का वैल्यू कम होगा फोर्स उतना ही ज्यादा होगा, और जितना के का वैल्यू ज्यादा होगा उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेटा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वही तो बोल रहा है, बिटवीन क्या करेगा बेटा, कम करेगा, पॉजिटिवली चार्ज का क्या करेगा बेटा, आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा उसको कम करेगा, और उतना ही ज्यादा उसका क्या होगा, हाइड्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा जल्दी हाइड्रेशन होगा, और उतना ही ज्यादा उसका हाइड्रेशन एनर्जी होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए क्या बोल रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या करता है, वीकर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज। तो ये जितना ज्यादा बढ़ाएंगे हम इसको, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को जितना ज्यादा बढ़ाएंगे उतना ही एफ जो है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आयंस जो है उतना ही कम होगा। Na+ और KCl, Na+Cl- के बीच में उतना ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा बेटा, कम होगा, और जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा उतना ही ज्यादा आसानी से हाइड्रेशन होगा, उतना ही ज्यादा आसानी से जो वाटर मॉलिक्यूल या दूसरा सॉल्वेंट जो है आकर के इसको चारों तरफ से घेर सकेगा, और उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी होगा। इज दैट क्लियर। यानी कि अच्छा, और इसको जो है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर से, एप्सिलॉन आर से, ठीक है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं एप्सिलॉन आर, याद रखिएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जितना ज्यादा के होगा, ठीक है, एफ उतना ही कम होगा, जितना ज्यादा के होगा एफ उतना ही कम होगा, और हाइड्रेशन, हाइड्रेशन क्या होगा बेटा, इजियर होगा, हाइड्रेशन क्या होगा, इजियर होगा। यानी कि हम कहेंगे सॉल्वेशन एनर्जी, सॉल्वेशन एनर्जी इज डायरेक्टली टू 1-1/एप्सिलॉन आर, ये आपका होगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा, 1/एप्सिलॉन। ठीक है, लेकिन यदि हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो 1-1/एप्सिलॉन लिया जाता है। इज दैट क्लियर। 1-1/एप्सिलॉन लिया जाता है, और यही आपका क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी। अब इसको और थोड़ा डिटेल में देख लें कि समझें इसको, क्या कैसे हम बता रहे हैं समझें, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री ये चल रहा है। ठीक है, एप्सिलॉन आर, ठीक है, एप्सिलॉन आर यदि बढ़ेगा, 1/एप्सिलॉन आर है, लेकिन हम केवल किसका बात कर रहे हैं, एप्सिलॉन आर का। 1/एप्सिलॉन आर को यदि हम बढ़ाएं तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा बेटा, कम। इतना तो समझ में आता है ना। तो 1/एप्सिलॉन आर जो होगा बेटा कम, और 1/एप्सिलॉन आर कम होगा तो 1-1/एप्सिलॉन आर बेटा क्या होगा, 1-1/एप्सिलॉन आर क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। ये चीज तो है ना। जितना ज्यादा 1/एप्सिलॉन आर का वैल्यू कम होगा, 1-1/एप्सिलॉन आर का वैल्यू उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। अब कम को माइनस करोगे तो ज्यादा ही बचेगा ना, ठीक है, और फिर इसका मतलब क्या होगा, सॉल्वेशन एनर्जी बेटा बढ़ेगा। यानी कि जितना ये वाला पार्ट क्या होगा आपका ज्यादा होगा, सॉल्वेशन एनर्जी भी उतना ही ज्यादा होगा। यानी सिंपल है कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो है वहां पे आपका ज्यादा होगा, तो आपका, क्योंकि अकॉर्डिंग टू क्या चल रहा है हम लोग केमिस्ट्री, तो सॉल्वेशन एनर्जी बेटा आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलता है। इज दैट क्लियर। लेकिन ये वाला बात हम लोग कैसे बताएं आपको, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स करके बताएं, और ये वाला चीज क्या है, अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री। ठीक है, अब यहाँ पे एक नोट और हम आपको बताते हैं। ठीक है, अब आपके सामने एक नोट और बताते हैं कि वाटर इज एक्सेप्टेड एज, ठीक है, ठीक है, वाटर इज एक्सेप्टेड एज, ठीक है,
एज एन यूनिवर्सल सॉल्वेंट। ठीक है, वाटर को यूनिवर्सल सॉल्वेंट भी कहा जाता है क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट काफी हाई होता है। ठीक है, बिकॉज इसका दो रीजन है। पहला रीजन है हैविंग पोलर नेचर और दूसरा जो है वो क्या है, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बेटा क्या होता है, काफी ज्यादा, यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू इसका आपको रहता है 80। एक्सपेरिमेंटल एप्सिलॉन आर का वैल्यू क्या होता है बेटा, 80। यानी जितना ज्यादा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, हाईली डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी एप्सिलॉन आर का वैल्यू ज्यादा है, उतना ही ज्यादा बेटा क्या हो जाएगा आपका सॉल्वेशन एनर्जी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं। क्या क्वेश्चन है भाई? एक क्वेश्चन ये है कि वाटर का, क्वेश्चन के फॉर्म में हम दे रहे हैं कि वाटर का जो आपका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट है वो होता है बेटा 80, लेकिन H2O2 का यदि हम बात करें, H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो होता है वो बेटा 81 होता है। ठीक है, क्या होता है 81। लेकिन उसके बावजूद भी H2O2 को हम लोग सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल नहीं करते हैं। ऐसा क्यों? तो भाई बात ध्यान में आपको रखना है कि H2O2 जो होता है वो खुद अपने आप में अनस्टेबल कंपाउंड होता है, अनस्टेबल सॉल्वेंट होता है। ठीक है, और वो खुद ही अपने आप को क्या कर देता है, तोड़ देता है वाटर में। ठीक है, और साथ ही साथ बेटा ऑक्सीजन में, पानी और ऑक्सीजन में खुद ही अपने आप को वो तोड़ देता है। इसीलिए हम लोग इसको हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होने के बावजूद भी इसको हम लोग एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो यदि लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि H2O2 ठीक है इज अनस्टेबल, ठीक है, अनस्टेबल सॉल्वेंट। ठीक, इट डिकम्पोजेस itself, ठीक है, itself into H2O and O2, ठीक है, so it cannot use as a solvent, ठीक है, it cannot use as a solvent, इसीलिए हम लोग इसको सॉल्वेंट के तौर पे इस्तेमाल नहीं करते हैं। इज दैट क्लियर? और यदि आपसे क्वेश्चन करें, जैसे कि इस तरीके से क्वेश्चन कर सकता है बेटा, जैसे यहाँ दिया रहा है सॉल्वेंट, ठीक है, और ये रहा एप्सिलॉन आर का वैल्यू। सॉल्वेंट कौन कौन सा है आपके पास? H2O है, ठीक है, CH3OH है, मिथेनॉल है, उसके बाद इथेनॉल C2H5OH इथेनॉल है, और ये C6H6 ये बेंजीन है। एप्सिलॉन आर का वैल्यू जो रहेगा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, जैसे 80 हो गया, इसका आपका 34 हो गया, इसका 27 है, और इसका क्या है बेटा 30 है। और कहा है अरेंज इंक्रीजिंग, ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ NaCl इन गिवन सॉल्वेंट, ठीक है, NaCl का सॉल्युबिलिटी बताना है आपको गिवन सॉल्वेंट में। तो जाहिर सी बात है जिसकी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगी उसके साथ सॉल्युबल होगा, यानी कि ऑर्डर क्या हो जाएगा बेटा, ऑर्डर यदि हम बात करें तो किसके साथ हो जाएगा, वाटर के बाद क्या हो जाएगा आपका CH3OH, उसके बाद क्या होगा C6H6, और उसके बाद क्या होगा C2H5OH। इज दैट क्लियर? कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? हम आप क्या समझाना चाह रहे हैं, क्या इतना देर से हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये रहा बेसिकली आपका फैक्टर, पहला वाला चीज जो है हम लोग पढ़े, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर, ठीक है, दूसरा फैक्टर जो है वो क्या है बेटा, चार्ज ऑन आयन, ठीक है, चार्ज ऑन आयंस, ये आपका दूसरा फैक्टर है। तो आइए हम दूसरे फैक्टर पे चलते हैं। पहला फैक्टर क्या हो गया बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जितना ज्यादा, हालांकि एक आध वाटर का तो कम से कम आपको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू भी आपको याद होना चाहिए, सबका तो नहीं लेकिन एटलीस्ट वाटर का तो याद होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है? तो क्या हम बोले, फैक्टर अफेक्टिंग आपका हाइड्रेशन एनर्जी। और यहाँ पे बेटा क्या हो गया, अब दूसरा हम लोग क्या देखने जा रहे हैं,
ये दूसरा है चार्ज ऑन आयंस, चार्ज ऑन आयन, ठीक है। तो इसमें क्या होगा बेटा, हायर इज द चार्ज ऑन आयंस, हायर इज द चार्ज ऑन आयंस, ठीक है, मोर विल बी द हाइड्रेशन, मोर विल बी द हाइड्रेशन। जितना ज्यादा चार्ज होगा आयंस पे उतना ही ज्यादा क्या होगा बेटा, हाइड्रेशन होगा। अब कैसे, तो जैसे अब हम लोग ये भी देखे थे इसको कि हाइड्रेशन एनर्जी, तो एक तरह से क्या लिख सकते हैं, हाइड्रेशन एनर्जी इज डायरेक्टली टू, क्योंकि हम लोग क्या पढ़े थे वहां पे, F इज इक्वल टू, क्या पढ़े थे, F इज इक्वल टू 1/k Q1 Q2 by R स्क्वायर, ठीक है, ये फोर्स। लेकिन जब हम लोग उसको एनर्जी के टर्म में लाते हैं, पोटेंशियल एनर्जी याद है, जब हम लोग एनर्जी के टर्म में उसको लाते हैं तो फिर बेटा क्या हो जाता है, F Q1 Q2 by R, क्या हो जाता है, Q1 Q2 by R। तो यहाँ R तो फिलहाल सॉरी आपका Q जो है वो Q1 Q2 क्या रहेगा बेटा, चार्ज रहेगा। फिलहाल अभी ये समझना है, जब हम लोग साइज पे आएंगे तो हम आपको बताएंगे, ठीक है, वो R का भी डिस्कशन करेंगे। तो चार्ज क्या हो जाएगा बेटा, Q1 Q2, और वो क्या था आपका, डायरेक्टली में ही था, यानी हाइड्रोजन एनर्जी भी बेटा यहाँ पे क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टू, हम क्या लिख सकते हैं, Z प्लस और Z माइनस, क्या लिख सकते हैं, Z प्लस और Z माइनस। यहाँ पे हम लोग Z प्लस इंटू Z माइनस नहीं लिखे हैं, लेकिन लैटिस एनर्जी में Z प्लस इंटू Z माइनस लिखे थे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो दोनों Na और Na प्लस और Cl माइनस दोनों अलग अलग हो गए हैं, इसीलिए इनको हम, एक कैटायन का हाइड्रेशन हो रहा है एक तरफ और एक तरफ एनायन का हाइड्रेशन हो रहा है। इज दैट क्लियर। लेकिन इससे पहले लैटिस एनर्जी जो हो रहा था वो कैटायन और एनायन साथ में थे, इसलिए उनका साथ में लिया गया था। लेकिन यहाँ पे क्या लिया गया है, हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ Z प्लस और Z माइनस। एक कैटायन का बात कर रहे हैं, एक कैटायन का और एक एनायन का। यदि पूरे कंपाउंड का लेंगे तो Z प्लस और क्या ले लेंगे, साथ ही साथ आपका क्या रहेगा, Z माइनस, दोनों फिर एक साथ लेंगे। लेकिन केवल हम कैटायन का बात करें तो Z प्लस और Z माइनस ऐसे करके लेंगे। और Z प्लस क्या है बेटा, चार्ज ऑन कैटायन, चार्ज ऑन कैटायन, ठीक है, और Z माइनस क्या है, चार्ज ऑन एनायन, ये है, ठीक है। आया बात समझ में। और यदि हम लोग क्वेश्चन इसी पे देखें, क्वेश्चन देखें तो Li प्लस Be प्लस, ठीक है, इसमें कौन सा हो जाएगा, किसका भाई ज्यादा है, किसका ज्यादा हो जाएगा, तो चार्ज, एक सेकंड ये गलती लिखी है, ठीक है, Li प्लस और B प्लस 2, तो चार्ज किसका ज्यादा है, इसका हो जाएगा। हाइड्रोजन एनर्जी भी किसका हो जाएगा बेटा, इसी का हो जाएगा, ठीक है। दूसरा यदि देखें, क्या निकाल रहे हैं हम लोग, हाइड्रोजन एनर्जी, कंफ्यूज नहीं करना। दूसरा यदि लिखें Na प्लस Mg प्लस 2 और Al प्लस 3, कौन आंसर हो जाएगा ये, क्योंकि चार्ज किस पे ज्यादा है, इस पे ज्यादा है। इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है। तीसरा यदि हम बात करें, ठीक है, जैसे N-3 O-2 F माइनस, तो किस पे हो जाएगा ये, क्योंकि चार्ज किस पे ज्यादा है बेटा, इस पे ज्यादा है। चौथा यदि हम बात करें तो ये फॉस्फेट P-3 S-2 और साथ ही साथ Cl माइनस, किस पे चार्ज ज्यादा है, इस पे। तो आंसर क्या हो जाएगा ये। अभी तो आंसर करने में आसानी हो रहा है, क्योंकि एक एक चीज हम लोग समझते आ रहे हैं और क्वेश्चन करते आ रहे हैं। लेकिन जब मिक्स्ड कॉन्सेप्ट आता है तब उस समय अप्लाई करने में परेशानी होता है। यदि ध्यान में रखेंगे तो उतना ही ज्यादा आपको क्या करना है बेटा, प्रैक्टिस करना है। उसी में यदि हम लोग तीसरे पॉइंट पे आए, चार्ज आयंस के बाद हम लोग किस पे आ जाएंगे बेटा, साइज ऑफ आयन, ठीक है, साइज ऑफ आयंस, ये हम लोग देखेंगे। साइज ऑफ आयन यानी कि आयंस का साइज जो है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले भी पढ़े हैं, स्मॉलर, जितना छोटा होगा, स्मॉलर इज द साइज ऑफ आयंस, ठीक है, मोर विल बी द हाइड्रेशन, ठीक है। जितना ज्यादा क्या होगा, छोटा साइज होगा, उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन होगा, यानी कि उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी आपका होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। अब फिर से हम बोल रहे हैं वो वाला चीज आ जाएगी कि F इज इक्वल टू क्या था बेटा आपका, 1/k Q1 Q2 by R स्क्वायर। लेकिन जैसे एनर्जी टर्म में लाते हैं तो वो R स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा, R में, ठीक है, R स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो जाता है, R में, ठीक। और वो भी क्या है बेटा, इनवर्सली में है, Q1 Q2 by R स्क्वायर है, ठीक है, तो सॉरी R है, तो एनर्जी के टर्म में यदि हम लाए तो वो R हो जाएगा, और वो क्या रहेगा बेटा, इनवर्सली, यानी कि जितना ज्यादा R रहेगा उतना कम होगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, यानी कि उतना ही परेशानी होगा उसको, उसके आयंस को तोड़ने में, ब्रेक करने में,
हाइड्रेशन करने में। लेकिन जितना उसका आयन जो है वो जितना छोटा रहेगा उतना ही ज्यादा एक प्रकार से क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ये उल्टा हो रहा है क्या, स्मॉलर विल बी द साइज ऑफ एन आयन मोर विल बी द हाइड्रेशन। हाँ, जितना छोटा होगा उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा उनके बीच का क्या, हाइड्रेशन। ठीक है, हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए इसको किस तरीके से समझे, जैसे कि हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, सॉल्वेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी इज इनवर्सली टू, ठीक है, 1/r प्लस, ठीक है, और 1/r माइनस, 1/r प्लस और 1/r माइनस, ऐसे तौर पे हम लोग लिख रहे हैं। यानी सिंपल कहने का मतलब है कि कैटायन और एनायन हम लोग अलग अलग ले रहे हैं। ठीक है, और यदि साथ में लेना हो और क्या लिख सकते हैं, 1/r0, याद है, और वहां पे 1/r0 इज इक्वल टू लैटिस एनर्जी, सॉरी r0 इज इक्वल टू r प्लस r माइनस था। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ भी 1/r0 इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ भी 1/r0 इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r माइनस होगा। बस ध्यान में रखना है, यहाँ हम दोनों को अलग अलग किए हैं, 1/r प्लस को अलग और 1/r माइनस को अलग, क्योंकि दोनों का हाइड्रेशन अलग अलग होता है। ठीक है, लेकिन वहां पे लैटिस सेम था, इसलिए दोनों को हम लोग क्या किए थे बेटा, साथ ही में लिए थे, यानी 1/1 अपॉन r प्लस r माइनस था। ऐसा नहीं था 1/r प्लस 1/r माइनस, ऐसा नहीं था। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब इसी पे यदि हम लोग क्वेश्चन करें, ठीक है, तो आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए जरा सा क्या कह रहा है बेटा, साइज ऑफ आयंस को लेकर के, जितना कम साइज ऑफ आयंस रहेगा उतना ही बढ़िया क्या होगा बेटा, आपका हाइड्रेशन एनर्जी उतना ही क्या होगा, आपका ज्यादा होगा। इज दैट क्लियर, उतना ही ज्यादा आपका क्या होगा, हाइड्रेशन एनर्जी होगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अब थोड़ा सा हम लोग देखें, यहाँ पे इनवर्सली है, ध्यान में रखना, इनवर्सली, ये क्या था बेटा, डायरेक्टली, ये क्या है, इनवर्सली, जितना कम होगा उतना ज्यादा होगा। ठीक है, पढ़े थे ना, आर किसमें था, इनवर्सली में था, आर किसमें था आपका, इनवर्सली में था। तो एनर्जी, फोर्स को जब हम लोग एनर्जी के टर्म में ले गए, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी याद है, तो फोर्स को हम लोग किस में ले आए, एनर्जी के टर्म में, तब आर स्क्वायर से क्या हो जाता है, आर, याद होगा आपको। ठीक है, आर स्क्वायर से क्या हो जाएगा बेटा, आर, और आर क्या है बेटा, इनवर्सली है, आर क्या है, इनवर्सली, तो एनर्जी के टर्म में क्या हो गया, इनवर्सली, हाइड्रेशन एनर्जी इनवर्सली, यानी जितना ज्यादा आर प्लस को करेंगे उतना ही कम हाइड्रेशन एनर्जी होगा, जितना कम रखेंगे आर प्लस आर माइनस को उतना ही ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगा। तो आप क्वेश्चन के तौर पर यदि हम लिखें, ठीक है, क्वेश्चन लिखें आपका Li प्लस Na प्लस K प्लस Rb प्लस, ठीक है, Cs प्लस। दूसरा लिखें, क्या निकालना है बेटा, हाइड्रेशन एनर्जी फाइंड आउट करना है। दूसरा लिखिए, पहला, ठीक है, दूसरा लिखते हैं, B+2, ठीक है, Mg+2, उसके बाद Ca+2, उसके बाद, ठीक है, Sr+2, और उसके बाद Ba+2, ठीक है। तीसरा लिखते हैं F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस, ठीक है, I माइनस। चौथा लिख देते हैं हम यहाँ पे O-2, H-2, Ac-2, P-2, ठीक है, और पांचवा लिख देते हैं हम आपका N-3 और P-3। तो साइज किसका बड़ा होता है, साइज छोटा किसका होता है, कैटायन का। डाउन द ग्रुप जाते हैं, क्या होता है बेटा, साइज बढ़ता है, सेम ग्रुप का है, एक उसका बेटा G1 का है, एक किसका है, G2 का है, ठीक है, ग्रुप 2 का है, ठीक है, और ये किसका है, G17 का है, ठीक है, ये G16 का है, और ये G बेटा 15 का है। इतना तो आइडिया है। तो छोटा साइज जिसका होता है तो हाइड्रेशन एनर्जी किसका होगा, इसका ज्यादा होगा। ये साइज छोटा है, ठीक है, ड्यू टू साइज, ड्यू टू स्मॉलर साइज, सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन जो पहला वाला है, यहाँ भी सेम साइज, फ्लोरीन का छोटा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी बड़ा होगा, इसका भी साइज छोटा होता है, हाइड्रेशन एनर्जी बड़ा होगा, और इसका भी साइज क्या होता है बेटा, छोटा, हाइड्रेशन एनर्जी क्या रहेगा इसका, बड़ा। इज दैट क्लियर, सॉरी, हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगा, ज्यादा। क्लियर हो गया ये चीज। अब एक चीज और बताएं यहाँ पे हम आपको, कि जो Li प्लस रहता है,
ठीक है, Li प्लस और Be प्लस, ये हम मान लेते हैं आपका Li प्लस है, ठीक है, Li प्लस। इसका ये आपका Li प्लस है, तो इसका R बेटा क्या हम मान लेते हैं R1, ठीक है, समझना, Li प्लस और Na प्लस में हम बता रहे हैं, और ये मान लेते हैं ये बेटा आपका Na प्लस है, ये क्या है बेटा Na प्लस है, और इसका हम मान लेते हैं रेडियस ये क्या है बेटा R2, तो R2 जो होगा वो क्या होगा बेटा R1, ठीक है, R2 क्या होता है बेटा ग्रेटर देन क्या होगा R1, जाहिर सी बात है रेडियस जो होगा तो Na का ज्यादा होगा, रेडियस किसका Na से, Li से क्या होगा बेटा Li का रेडियस कम होगा, तो हम क्या बताएं हाइड्रेशन किसका ज्यादा होगा, इसका ज्यादा होगा, हाइड्रेशन इसका ज्यादा होगा तो हाइड्रेशन एनर्जी भी किसका ज्यादा होगा, जाहिर सी बात है लिथियम का होगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटल फैक्ट क्या बोलता है, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट बोलता है कि Li प्लस जो होता है, ठीक है, वो 4H2O को अटैच करता है, कितना H2O को अटैच करेगा, केवल 4 H2O को अटैच करता है, केवल और केवल, ठीक। लेकिन वही Na प्लस जो है, ठीक है बेटा, Na प्लस जो है वो आपको 6H2O को अटैच करता है, कितना H2O को अटैच करता है, 6 H2O को अपने चारों तरफ अटैच करता है, ये कितने को करता है, केवल 4, तो ये बेटा आपका 6 कर रहा है H2O को, ये 4 कर रहा है, तो फिर हाइड्रेशन एनर्जी Na का ज्यादा होना चाहिए था, लेकिन फिर भी हाइड्रेशन एनर्जी किसका ज्यादा होता है, इसका Li प्लस का ज्यादा होता है हाइड्रेशन एनर्जी। तो ऐसा क्यों, 4 H2O को लेने के बावजूद Na प्लस का हाइड्रेशन एनर्जी आपका ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि Na प्लस जो है वो कितना को ले रहा है, वो बेटा ले रहा है 6 H2O मॉलिक्यूल को, यानी 6 H2O मॉलिक्यूल जो है उसके तरफ अटैच होते हैं, और Li प्लस में केवल और केवल 4 H2O मॉलिक्यूल जो है अटैच होते हैं। तो उसका रीजन बड़ा ही जबरदस्त है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना पड़ेगा और ध्यान में भी रखना पड़ेगा। तो उसका रीजन है मल्टीपल लेयर ऑफ H2O। बेसिकली Li क्या होता है बेटा, छोटा तो होता है, ठीक है, मान लेते हैं इतना ही बड़ा, ठीक है। अब इसमें क्या है कि H2O, पहला लेयर में H2O आया, 4 H2O आया, अब इसका पॉजिटिव का अट्रैक्शन इतना जबरदस्त होता है, छोटे साइज होने के कारण पॉजिटिव का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगेटिव को अपनी तरफ इतना जबरदस्त खींचता है कि और एक लेयर वाटर का आ जाता है, ठीक है, और एक लेयर वाटर का आ जाता है, और एक लेयर वाटर का आ जाता है, यानी कि मल्टीपल लेयर्स का फॉर्मेशन करता है, यानी कि पहले लेयर में 4 H2O लगा, पहले लेयर में 4 H2O लगा, फिर अट्रैक्शन इतना जबरदस्त कि और H2O आ गए, फिर और H2O आ गए, फिर और H2O आ गए, इज दैट क्लियर। लेकिन Na प्लस पे क्या था, ठीक है, यहाँ पे Na प्लस जो है उस पे केवल और केवल इसका रेडियस, यानी केवल और केवल 6 ही H2O यहाँ पे लगे हुए थे, और उसके बाद भी 6 ही H2O लगे हुए हैं, इसमें और मल्टीपल लेयर्स वाले कॉन्सेप्ट इसमें नहीं लगते हैं, नहीं पाए जाते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाता है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, ये क्या लग रहा है आपका, ये वाटर चारों तरफ से आ रहे हैं, और इसका R अब जो है ये R जो है यानी कि हाइड्रेटेड Li प्लस का जो R है वो क्या हो जाता है बेटा, इसके, ठीक है, इसके जो है ये क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, और ये क्या डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा पॉजिटिव, यानी कि ये वाला जो R रहेगा बेटा, ठीक है, ये वाला जो R रहेगा, रेडियस जो रहेगा ये R, अब R x मान ले या R1 मान लेते हैं, और इसको बेटा क्या मान लेते हैं R2, ठीक है, R2। तो ये हाइड्रेटेड है, ये वाटर मॉलिक्यूल जब आ गया है तब, ये वाटर मॉलिक्यूल के बिना, ठीक है, तो क्या बोले थे एक्सपेरिमेंटली 4 H2O आता वहां 6, लेकिन ये जो 4 आता वो मल्टीपल लेयर्स में आते हैं, और मल्टीपल लेयर्स में आने के बाद, ठीक है, क्या हो गया बेटा, सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन, यहाँ पे क्या देखा जाता है, सिग्निफिकेंट अट्रैक्शन, भले ही बोले बहुत खतरनाक इसका अट्रैक्शन होता है, जिसके कारण ये क्या बनाता है, फॉर्म्स मल्टीपल लेयर्स, ये जो है वो क्या है बेटा, फॉर्म्स मल्टीपल लेयर्स फॉर्म करता है, इसीलिए, ठीक है, और इसमें क्या रहता है बेटा, सिंगल, ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, सिंगल लेयर का फॉर्मेशन केवल देखा जाता है। इसलिए यदि हम हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें, ठीक है, हाइड्रेटेड रेडियस की बात करें, हाइड्रेटेड रेडियस, तो Li प्लस एक्वस, ठीक है, ग्रेटर देन होगा किससे, Na प्लस एक्वस से। पूरा एक्सप्लेनेशन हम आपको दे दिए, और आई थिंक कि आप मेरे एक्सप्लेनेशन से सेटिस्फाइड भी होंगे, ठीक है। तो अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलते हैं और कुछ एप्लीकेशन के साथ, इसके एप्लीकेशन के साथ।
तो चलिए अगले क्लास में फिर से मिलते हैं। थैंक यू सो मच।